नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। जब से इस पृथ्वी पर जीवन है तब से जीवन के सामने हमेशा कोई ना कोई खतरा रहा है, कोई ना कोई परेशानी, आपदा, महामारी। लेकिन ये भी सच है कि जीवन उससे रुका नहीं, जीवन उसके बाद चलता ही रहा है। और यही खूबी है इंसान की कि वो आगे बढ़ता है, मुसीबतों से निकलता है और फिर जो सीखता है उसे अपने आने वाले किसी भी समय के लिए उसे इस्तेमाल करता है। निदा फाजली का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों का तसव्वुर बदल सको तो चलो। तो हमने कोरोना से एक साल में क्या सीखा है, हम कहाँ खड़े हैं? हमारे सामने बहुत से सवाल हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, टीकाकरण को लेकर। और इन सब प्रश्नों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। डॉक्टर वी.के. पॉल, मेंबर नीति आयोग। बहुत स्वागत डॉक्टर पॉल आपका। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं डॉक्टर हेमंत ठक्कर, जो सीनियर फिजिशियन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत डॉक्टर ठक्कर आपका भी। नमस्कार डॉक्टर पॉल। सबसे पहले आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें, क्यों ना हम माननीय प्रधानमंत्री का उस मुख्यमंत्रियों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसका हम एक क्लिप देखते हैं और जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने साझा की वो एक बार उनको दोहरा लेते हैं। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है। लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। देवन से मैं कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। हमारे लक्ष्य भी बड़े हैं और हमारी लड़ाई भी बड़ी है। हम कैसे इसे लड़ेंगे और आने वाले दिनों के लिए हमारी क्या तैयारी है? डॉक्टर पॉल, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कोरोना के जो मामले हैं, जो स्थिति है देश में, आपकी नज़र में आप उसे कैसे आंकते हैं? हम अपने देश में एक सेकंड पीक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेकंड वेव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर हम पीछे की तरफ नज़र डालें तो सितंबर में एक पीक पे पहुंचे थे। उस दिन लगभग 97,000 केस लगभग हुए थे और एक्टिव केसेस की संख्या जो थी 10 लाख के करीब थी। उसके बाद लगातार गिरावट आई और धीरे धीरे ये 9,000 से भी कम न्यू केसेस आने शुरू हो गए और लगभग 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस आने शुरू हो गए और वो स्टेबल हो गया सिस्टम। उसके बाद में फिर बढ़ाई शुरू हुई फरवरी के मिडल से लेके और ख़ासकर कुछ प्रदेशों में, कुछ ज़िलों में, और वो फिर बढ़ना शुरू हुआ और
से तेज़ गति से आगे बढ़ते आए हैं, दिख रहा है। अब ये सही बात है बिल्कुल कि सेकेंड वेव आई है, ये भी सही है कि ये सेकेंड वेव पहली वेव की तुलना में गति में तेज़ है, उसका जो राइज है वो फास्ट है। अगेन कुछ प्रदेशों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये भी पक्की बात है, लेकिन अगर हम अर्ली ट्रेंड्स बाकी प्रदेशों में भी देखें तो वहाँ भी अर्ली ट्रेंड बढ़ोतरी की तरफ बढ़े हैं। तो इसको ये लेकर चलिए कि सारे देश में हमने इस कोरोना की लड़ाई को, सेकेंड वेव को लड़ के हराना है। यह हम सबकी जिम्मेवारी है। कहीं ज़्यादा समस्या है जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कहीं पे कम समस्या है, लेकिन इसको एक देश ने वन नेशन होके जैसे लड़ाई करी वैसे ही इसको करके आप फिर दिखाना है। और उसके जो नियम हैं वो वही हैं जिनसे कि पहले लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बारी वैक्सीन भी जुड़ गया है। लेकिन वो सारा काम पूरा गति से, पूरे कॉम्प्रिहेंसिवनेस से, पूरे गवर्नेंस को आगे रखते हुए, उसको पूरी तरह से इफ़ेक्टिव करते हुए हमें आगे लेके जाना होगा और इसको करना होगा। ये इस वायरस की फितरत है। बहुत सारे देशों ने सेकेंड वेव देखी है और ये भी क्लियर था और क्लियर है कि जब भारत में इतनी पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल है। सीरो सर्वे पे जाते हैं तो क्लियरली 25-24% से ऊपर वो सीरो एक्सपोजर नहीं हुआ था। तो बाकी 70-75% जो हम हैं सब इस देश में देशवासी, उनमें वल्नरेबिलिटी है और उस वल्नरेबिलिटी को हम अपने तरीके से बचा रहे थे, लेकिन ऐसा कई वजह से नहीं हो पाया। अब जो सामने है उसको हम अपने परिश्रम से, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है और जो हमारे पास टूल्स हैं और हमारे साथ जो एक ताकत है, सोच है, ताकत है भारत की, और जैसे लीडरशिप हमें गाइड कर रही है उसको लेके हमें इसको हराना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की आ गई है। ये वायरस इतनी तेज़ गति से बढ़ना, फिर वो सब कुछ आसपास हो जाना, मोर्टेलिटी होने के कगार पे नंबर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल इसको सीरियसली लेना होगा, ठीक है, और सीरियसली लेके आगे बढ़ते हैं और अपने आप को इस कोरोना से बचाना है और देश को जिता के दिखाना है। जी डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आपने डॉक्टर पॉल को सुना। उनका साफ कहना है कि इस बार जो वेव है, जो लहर है, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। आपका क्या अनुभव है और आपका क्या नज़रिया है इस बात पर? बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो वेव है वो एक शायद म्यूटेंट जैसा वेव है, जिसके हिसाब से हमने देखा है कि उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी यानी स्प्रेड करने की ताकत बहुत रैपिड है। और अब बार तो हमने देखा है कि जब घर के एक कोई मेंबर को होता है तो सारे लोगों को एक साथ हो जाता है, बल्कि वो फ्लोर पे भी लोगों को लग जाता है। तो ये जब ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी हाई है तो फिर ये वेव नहीं, टाइडल वेव हम कहेंगे, क्योंकि हमें तो ट्रीट करना है। नंबर्स में जब आता है तो हमें देखना है कि कौन एसिम्प्टोमेटिक है, कौन माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है और कौन सीवियर है। तो हेल्थ केयर अथॉरिटीज को टेस्टिंग से लेके, ब्लड टेस्ट से लेके, मेडिकल अटेंशन, ऑक्सीजन, सारा पूरा चेन करना पड़ता है। तो ये इंक्रीज्ड नंबर्स जो है वो हेल्थ केयर अथॉरिटीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं बंबई में हूं और बंबई में मुझे पता है हमारी हालत क्या है। पिछले साल 2020 जो कोरोना का साल था, उसमें भी इतने टेलीफोन्स, इतने पेशेंट्स, इतनी मारामारी, इतने बेड्स की वेटिंग नहीं थी जो हमने अब की बार देखा है। और अब की बार हमने अपर क्लास, अपर मिडिल और हायर क्लास ज्यादा इफेक्टेड देखे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने बिहेव किया, कोरोना डिसिप्लिन रखा, बाहर नहीं गए। अभी जब दिसंबर जनवरी में हमारा अच्छा पीरियड आया तो लोग छुट्टियां, वेडिंग, पार्टी, मीटिंग, सारा सब कुछ करने लगे और उसका प्राइस हम आज पे कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है। हमें पार्शियल लॉकडाउन का यूज करके हमें उसको रुकाना चाहिए, नहीं तो हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर सब कुछ टूट जाएगा और क्रिटिकल पेशेंट्स को भी तकलीफ हो जाएगी। ये मेरी प्रार्थना है। जी डॉक्टर पॉल,
क्या वैज्ञानिकों के पास या एक्सपर्ट्स के पास कोई कारण समझ में आ रहा है कि आपने जो बात कही रफ्तार में तेज़ी है, तो ये कोई दुनिया भर से या कहीं हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग इस बारे में हुई है? काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग है। कुछ चीज़ें इस वायरस के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो क्लियर है कि सेकेंड वेव आने में जो योगदान हुआ है जिन चीज़ों का, उसको अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें सामने हैं कि हम सब अनलॉक होते गए, खुलते गए, एक्टिविटीज़ बढ़ी। एक्टिविटीज़ बढ़नी भी चाहिए थी, बढ़ी, आदान प्रदान हुआ, ट्रैवल हुआ, अस्पताल चल रहे हैं, दफ्तर चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, सड़कों पे चल रहा है, मार्केट चल रही है। तो एक ऐसा समूह इकट्ठा जब होगा तो ये वायरस को अच्छा लगता है। एक से दूसरे तक जाने के लिए उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, फैलता है, दूसरे से फिर आगे जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हम अपने आप को बचाने के जो मेहनत कर रहे थे एज अ सोसाइटी, एज अ ग्रुप, यंग, ओल्ड, उतनी हमने मेहनत नहीं, हम छूट गए उस मेहनत से, बोर हो गए, मान लीजिए फटीग हो गया, अपनाना कम कर दिया, और ये भी लगा कि सब ठीक हो गया उसके ऊपर। तो ये ढिलाई भी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने इसको चिन्हित किया, ये ढिलाई भी हुई है, और ये सेकंड रीज़न हुआ। तीसरा रीज़न है कि फेस्टिवल हुए, किसी तरह से जो पंचायती राज इलेक्शंस वगैरह की प्रक्रियाएं भी हुई जी, शादियां बड़े ज़ोरों से होनी शुरू हो गई जी, और इकट्ठे होने शुरू हो गए, तो क्लस्टर इकट्ठे होने शुरू हो गए, जगह जगह हुआ, कहीं कम हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ, ये भी फैक्ट है जी। और इसके अलावा जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे वो भी संभव है कि वायरस ने अपना प्रतिरूप कुछ बदला हो, और बाहर के देशों में हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर वायरस यूके में आया, उसने वहाँ जो माहौल था वहाँ की वेव में बढ़ोतरी करके दिखाई। तो ऐसे म्यूटेंट्स भी हो सकता है रोल उन्होंने अदा किया हो, इसके बारे में जब गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस ट्रैक करती हैं तो वो म्यूटेंट यहाँ भी दिखाई देते हैं। हम उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे, डेटा इस वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हो, लेकिन हो सकता है कि उनका, लेकिन यही याद रहे कि वायरस की जो शक्ल कोई जितनी थोड़ी बहुत बदली हो, लेकिन जो हमारे टूल्स हैं लड़ाई करने के, 5 हमारे पास वेपन है, उसकी बात कर सकते हैं हम बाद में, वो तो वही हैं, चाहे वो ए है या बी है या 117 है या 454 है, जो भी कुछ है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो है ये वायरस की नेचर है, नेचर की वायरस जब रेप्लिकेट करता है, जब एक मैसेंजर आरएनए के बेस का ये वायरस है, जब वो रेप्लिकेट करता है तो उसमें गलतियां हो जाती हैं, वो नया म्यूटेशन बनता है, ये होता ही रहता है। और इतने स्केल पे दुनिया भर में जो वायरस का रेप्लिकेशन हुआ उसमें ये होना ही था, होता ही रहता है। तो इन अ वे वो एक नेचर ने अपना ये काम इस तरह का करने की फितरत रही है जी। लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास तैयारी भी है बहुत हद तक जो पहले से हमने करी थी, इसलिए हम इसको सामना करने में सक्षम हैं। लेकिन अपने अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, इंडिविजुअल की भी, सरकार की भी, तंत्र की भी, और सबको मिलके, मीडिया को भी करना है, सबको मिलके ये करना होगा और थोड़ा सहना होगा डिसिप्लिन को जी। और आपने उसके ऊपर आना होगा हमें। जी, आपने भीड़ की बात कही और आपने चुनाव का भी जिक्र किया। चुनाव लगातार चलते रहते हैं, चुनाव होते हैं, लोग उसमें इकट्ठे होते हैं, कुछ और इस तरह के अवसर होते हैं जब लोग आपस में मिलते हैं। आप इन सब को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया ज़रूरी है और वो एक प्रोसेस है, देश का है, संविधान में चिन्हित है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने एसओपी बनाए हैं हमें उनको फॉलो करना है। तो जो प्रक्रिया करो उसके एसओपी फॉलो करने की बात है। जैसे कि कहा गया कि भाई इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं जी, उसमें अगर वेडिंग हो रही है तो इतना करिए, तो ये बातें कह चुके हैं। ये भी कहा गया कि जब एक मार्केट में जाते हैं तो डिस्टेंस होना चाहिए जी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी गाइडेंस दी गई है, मास्क पहनाने के लिए भी एनफोर्समेंट भी की जाती है, कभी फाइन भी लगाया जाता है। तो जो एसओपी बचने के बनाए गए और जो कार्रवाई हो जी, उसमें जो एसओपी चिन्हित है, चाहे फ्लाइट में बैठने का जो सिस्टम कहा गया है, जी, बहुत महत्वपूर्ण बात एग्जाम्पल, कह रहे हैं आप। जी, उनको जी, फॉलो करना चाहिए। जी, बिल्कुल।
जब हम फॉलो नहीं करते, उसमें ब्रीच करते हैं, तो फिर हम अपने आप को रिस्क पैदा कर देते हैं, चाहे एज इंडिविजुअल कर रहे हैं। उसी तरह से जब है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद 20 या 30 कॉन्टैक्ट ट्रेस होने चाहिए, जब उसमें नरमी आती है हम वो काम नहीं करते जी। तो जो एक से दूसरी इन्फेक्शन गई वो पकड़ से दूर चली गई। तो जहाँ भी ढिलाई होगी, हाँ, पैंडेमिक कंट्रोल की ढिलाई है, जी। अपने बिहेवियर की ढिलाई है, या एक बड़ी व्यवस्था में जो एसओपीज होने चाहिए, जी। तो वो वायरस को मौका देते हैं। डॉक्टर पॉल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि कहीं भी हों, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सब फॉलो किए जाने चाहिए, तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। हम दर्शकों को अपना नंबर बताना चाहेंगे, वो फ़ोन नंबर जिस पर वो कॉल करें और विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर नोट करिए आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड और उसके बाद स्टूडियो का नंबर 23097532। ये हमारा नंबर। फ़ोन करिए और प्रश्न पूछिए आप इन विशेषज्ञों से। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, जो बात डॉक्टर पॉल ने कही रफ्तार बढ़ने की, और उसी के साथ अगर मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँ कि हमारे अंदर ढिलाई की या शिथिलता की, थकान की बात जो आई, उसके पीछे कहीं ये कारण भी तो नहीं था कि हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुरंत आने लगी। इधर मामले कम हो रहे थे, उधर देश में टीकाकरण भी शुरू हो रहा था, तो लोगों ने मान लिया कि मतलब मामले भी कम, टीकाकरण भी शुरू, अब तो कोरोना गया। क्या कहेंगे आप? जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, मैं एक आपको क्रिकेट का उदाहरण दूंगा कि बैट वही है, पिच वही है, सिर्फ बॉल बदली किए हैं, उसके रूल्स बदली किए हैं, कभी बाउंस होता है, कभी सीधा आता है। आपने ये वायरस को समझा है, आपको पता है कि आपके पास वायरस के लिए क्या क्या हथियार है, मगर आपने हथियार छोड़ दिए। आपको लगा अभी हमारी जीत है, वैक्सीनेशन सामने है, हम आ जाएंगे। मगर वैक्सीनेशन सबको मिलेगा तो उसको टाइम लगता है, और खास करके जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया उनको तो एक सूडो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल गई, वो थोड़े केयरलेस हो गए। तो आप इतना समझिए कि वायरस की एंट्री रोकने का तो हथियार एक ही है, मास्क। और वो भी हम कह के थक गए हैं कि मास्क अच्छी तरह, सही तरह से पहनना है। नाक और मुंह जो ऑरिफिस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको बराबर पहनना चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, लोगों ने वैक्सीनेशन देखा, जीत देखी, और फिर उनकी फटीग आ गई। अभी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी हेल्थ केयर के ऊपर आ गई है, क्योंकि एक बाजू आप कहते हैं कि हम वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाएं, दूसरी तरफ आते हैं कि हमारे जो बीमार पेशेंट हैं उनको देखिए, तो ड्रग्स में प्रॉब्लम होगा, हेल्थ केयर पर्सनल की शॉर्टेज होगी, फिर टेस्टिंग किट्स में, टेस्टिंग किट्स भी कितनी होती है। आप जब क्रिकेट में जाते हैं, एक बैट्समैन 10 बैट तोड़ लो तो 11वां बैट भी नहीं होता है खेलने के लिए। तो आपको एक रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, और लोगों ने ये रीजनेबिलिटी ग्रांटेड लेके लोग केयरलेस हो गए हैं। और ये अगर केयरलेसनेस हम अभी अच्छी तरह से, अभी भी वक्त है, आप अपना मिलना जुलना, मास्किंग, सैनिटेशन, और आपके वक्त पे वैक्सीनेशन नहीं था तो लोग रोते थे कि वेस्ट में आ गया, हमारे पास नहीं आया है, और वैक्सीनेशन आया तो लोग दुविधा में थे, ये लूं या नहीं लूं, और लूं तो कौन सा लूं। वैक्सीन होता है, वैक्सीन आप कोई भी लो, आपको 60-70% आपको प्रोटेक्शन देगा। और हमारे जो पेशेंट जिनको कोविड लास्ट मई में हुआ था, उनको जब अब कोविड हुआ है, वो बहुत मिल्ड कोविड है। हमारे वो पेशेंट जिनको वैक्सीन लेने के बाद कोविड पॉजिटिव आया है, वो इंसिडेंटल पॉजिटिव है, उनको सिर्फ सर्दी खांसी है। तो हमारी विजय जब होगी कि ज्यादा प्रतिशत पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए और माइल्ड इन्फेक्शन हो, और उसके लिए हमें सबको सहमत लेके आगे चलना है। जी डॉक्टर पॉल, आप कुछ? डॉक्टर ठक्कर ने 2 बातें कही हैं, मैं जो उनकी पहली बात है उसके ऊपर सपोर्ट करना चाहूँगा, बहुत बहुत विनम्रता से और हाथ जोड़ के। जी, जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, फाइनली सब कुछ हो रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रोटेक्शन व्यक्ति के लिए वो ये मास्क है। मास्क, ये मतलब वो नहीं पहन रहा, वहाँ भीड़ है, सब कुछ हो रहा हो, अस्पताल के अंदर भी जहाँ पेशेंट है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन क्या है आपकी कि अपने आप को तो बचाओ,
अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं कि हम प्रॉपर मास्क पहने। मास्क अफोर्डेबल है, मास्क आसान है बनाना, अपनाया भी, हर किसी की जेब में कभी ना कभी तो मास्क आ ही गया, ये भी पक्की बात है, लेकिन उसको छोड़ दिया हमने। अब ये देखिए कि ये जो वैक्सीन है ये भी वैक्सीन है, मास्क जो है वैक्सीन है, सोशल वैक्सीन कह लीजिए, ये भी 70% बचाता है आपको, और वो जो वैक्सीन है उनमें भी हम वही ढूंढ रहे हैं। तो इस वैक्सीन को ना अपना के, कहते हुए भी सब ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, लीड किया, बार बार हर एक व्यक्ति ने कहा, हर बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोगों ने कहा, लेकिन जुर्माने किए, लोग जुर्माना देके चले जाते हैं फिर भी नहीं पहनेंगे। ये जो एरोगेंस है ये ठीक नहीं है। मैं आप कहूँगा कि कम से कम अब इस माहौल को बदलने के लिए एक तो जिम्मेवारी ये निभाइए, और मैं ये भी कहूँगा कि घर में भी पहनिए, क्योंकि घर में बुजुर्ग है, आप पता नहीं क्या लेके जा रहे हो, हाउ डू वी नो। तो दूसरों को भी बचाना, उनको भी इनकरेज करिए। तो ये जो बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं कि तीव्र गति से फैलता है, ये बातें सामने आ रही हैं एक्सपीरियंस से, तो इससे बचने के लिए अभी भी सबसे पहले इस वैक्सीन को अपनाइए, ये मेरी गुजारिश होगी। इसमें एक और इशू है संजीव जी, वो ये है कि ये जो आप काम करोगे लगाने का और फिर वैक्सीन लगाने का, ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। मैंने अभी जो कहा कि अपने लिए करो, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो आप, अपने लिए तो हो गया, अपने लिए वैक्सीन लगाएंगे वो भी हो गया, लेकिन ये दोनों ही वैक्सीन हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वायरस की, उसको रोकने के लिए भी कर रहे हैं। जब मैंने ये लगा लिया मास्क, या वैक्सीन लगा लिया, कोई भी मास्क है वो भी वैक्सीन है, और ये मास्क भी वैक्सीन है, मेरे थ्रू अब ये वायरस आगे नहीं जाएगा। तो मैं इस काम करने से क्या कर रहा हूँ, अपने को बचा रहा हूँ और साथ में समाज को बचा रहा हूँ। तो ये अपनी भी जिम्मेवारी है, इसको अपनाना और वैक्सीन को अपनाना, दोनों को जो एलिजिबल है, अपने को बचाते हैं और साथ में ही समाज को भी बचाते हैं। तो प्लीज़ इस दृष्टि से देखकर अपने लिए भी करिए, समाज के लिए भी करिए, और उस वायरस को हराने के लिए भी करिए। क्या बात है, बिल्कुल बड़ी ज़रूरी बात। और बहादुरी वो है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास भी लोग सुरक्षित रहें, ना कि नियम तोड़कर मास्क ना लगाकर बहादुरी दिखाना और ये कहना कि हम तो मास्क नहीं लगाते। इसमें क्या बहादुरी है, ये तो सबकी समझ से परे है। फिलहाल दिल्ली से एक दर्शक हमारे KL ठक्कर जी टेलीफोन लाइन पर। ठक्कर साहब, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं KL ठक्कर बोल रहा हूँ, मेरी एज 71 ईयर है जी। तो मैंने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज 1 मार्च को ली है। अच्छा। तो वो वहाँ बताते थे कि कोई टेम्परेचर वगैरह आता है तो फिर उसके लिए बेटर वो उसके लिए आती है इम्यूनिटी, तो मुझे तो ऐसा कोई आया नहीं था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वैक्सीन वर्क कर रही है, अगर कुछ भी नहीं आता टेम्परेचर वगैरह या कुछ भी और नहीं आते इशू जी, ये जानना चाहता था। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, करना आप इनको क्या बताना चाहेंगे। जी, हर वैक्सीन के बाद टेम्परेचर आना कोई कानूनन नहीं है। हमारे पूरे स्पेक्ट्रम में, जैसे मैंने वैक्सीन लिया, मैंने एक नहीं दोनों डोज लिए, मुझे कोई टेम्परेचर नहीं आया, और मेरे एंटीबॉडीज मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे कराने पड़े क्योंकि मैं एक रिसर्च ट्रायल में था और मेरे एंटीबॉडीज काफी है। तो इसमें क्या है कि जो व्हाट्स फॉर गूगल में लिखा होता है वो लोग ज्यादा मानते हैं कि भाई वैक्सीन के बाद आपको टेम्परेचर आएगा। हर बार टेम्परेचर आना कानूनन नहीं है। तो आप मेहरबानी करके इतना नहीं सोचिए कि आपको एंटीबॉडी का पदार्थ या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। आप अपने वक्त पे सेकेंड डोज ले लीजिए और पैसा बर्बाद मत करिए, एंटीबॉडीज देखने के लिए आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, यहीं पर एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछ लें। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि कार्यक्रम में ये आप ज़रूर पूछिए कि वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद क्या परहेज करें, खाने का और पीने का। देखिए, इसमें कहते हैं कि डेविल फाइंड्स वर्क फॉर आइडल माइंड्स एंड आइडल हैंड्स। आपने मम्स का वैक्सीन लिया, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लिया, फ्लू का वैक्सीन लिया, कभी क्या आपने पूछा कि हम क्या खाएं या क्या पिएं? मगर अभी तो कोविड के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है।
आपको बस व्हाट्सएप दिखता है कि कोविड के बाद आप ये खाओ, कोविड के बाद आप दारू नहीं पियो, कोविड के बाद आप एक्सरसाइज मत करो इंजेक्शन के बाद। ये कॉमन सेंस की बात है। वैक्सीन एक पद है जो इंट्रोड्यूस जर्म्स आपके अंदर करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है। तो ये कॉमन सेंस है कि आप वैक्सीन लेने के बाद अच्छी चीज, हेल्दी चीज खाएंगे, ख्वामख्वा 2-3 दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर कोई वाइस है आपको, जैसे कि शराब, निकोटीन वगैरह, उसको कम करे या ना करे 3-4 दिन, तो बढ़िया है। मगर ऐसे कोई रिटन रूल नहीं है कि वैक्सीन के बाद इतने दिन नहीं लेना है। हम तो डॉक्टर के नाते कहेंगे कि निकोटीन और शराब आप ले ही नहीं, मगर आप अगर लेते हैं तो 3-4 दिन दूर रहिए, आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अच्छा आएगा। मगर किसी ने दुनिया में ऐसा टेस्ट नहीं किया है कि एक आदमी ने दारू पिया, एक आदमी ने बादाम खाया और दोनों एंटीबॉडी टेस्ट करके किसका ऊंचा है। आप वैक्सीन लेना है, वेल बिहेव्ड रहिए। जैसे हमारे कोलीग ने कहा, मुझे जॉन एफ कैनेडी की बात याद आती है कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो यू कैन डू फॉर द कंट्री, वेयर योर मास्क, कीप योर सैनिटेशन रखिए, और फॉर गॉड सेक रूमर्स वैक्सीन के बारे में, इल इफेक्ट्स, ये नया रूमर फैल गया कि हमने वैक्सीन लिया और हमें कोविड हो गया। आप वैक्सीन लेते वक्त कितने लोग को लेने के बाद गले मिले, कितनी मीटिंग करी, तो आपको 7वें-8वें दिन कोविड हो गया, क्योंकि वहां सेंटर पे ही आपने शोर मचाया। तो ये व्हाट्सएप का नॉलेज और गूगल का नॉलेज अगर होता तो हम डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते। मेरी ये प्रार्थना है। हाँ जी जी। और हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं ठाणे से, महाराष्ट्र से। आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी बताइए। हाँ, मेरा नाम वाशीशरण है। वाशीशरण जी, सवाल पूछिए जी। बहुत सवाल स्वागत। ये है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा। और फर्स्ट डोज कोविशील्ड का ले लिया हूँ मैं मार्च को। ओके। अभी बीच में अगर मुझे कोरोना होता है, हाँ, तो सेकेंड डोज में कुछ इफेक्ट होगा क्या उसका, ड्यूरेशन का? बीच में क्या हुआ? ये इन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है, कोविशील्ड इन्होंने लगवाई है। ये कह रहे हैं सेकंड डोज लेने के बीच में, फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में क्या कोरोना इनको हो सकता है, और अगर होता है तो क्या ये सेकंड डोज लगवाएं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको दोनों डोज के बीच में कोरोना होगा? आप मास्क पहनेंगे तो आपका कोरोना हो ही नहीं सकता। आप इस तरह से पॉजिटिव भावना से जाइए। हाँ, खुदा ना खास्ता, क्योंकि पहली डोज पूरी प्रोटेक्टिव नहीं होती, तभी तो 2 डोज लेनी पड़ती हैं। उसमें ऐसे होगा तो उसके लिए जो करना चाहिए वो होना चाहिए। और हमें ये भी उम्मीद है कि जितना भी असर फर्स्ट डोज का होगा उसकी वजह से आपका कोरोना सीरियस नहीं होना चाहिए। ये हम उम्मीद कर सकते हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी डोज मिलने से ही पूरी प्रोटेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। मैं ये कहूँगा, पॉजिटिव भावना से रहिए। सबसे पहले तो आप मास्क पहनिए। आयुर्वेद के जो काढ़ा है हम उसको प्रमोट करते हैं कि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, उसको अपनाइए। सोशल डिस्टेंस की बात है, फिज़िकल डिस्टेंस की बात है, उसको अपनाइए। हाथ अपने साफ़ करिए, क्राउड में मत जाइए, तो आपको कोरोना होने का सवाल ही नहीं है। और ऑन टॉप आपको 1 डोज लगी हुई है जी। और फिर सब कुछ ठीक होगा। दूसरी डोज लगाइए और फिर भी ये चीज़ें अपनाइए। यही मैसेज है। जब तक कि ये कोरोना हमारे देश से और सारे धरती से हट नहीं जाता, ये जिम्मेवारियां हमें निभानी पड़ेंगी। इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, महीनों तक नहीं छोड़ सकते। वैक्सीन और नो वैक्सीन, इनको अपनाइए। इनको छूटा जो है वो हम सब के लिए बहुत शुभता की वजह है। डॉक्टर पॉल, एक बात बताइए, टीकाकरण को लेकर शुरुआत में जैसे 60 से ऊपर के जो लोग थे वहाँ से शुरू किया गया, उसके बाद अब 45, क्या आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ाने की ओर आप लोग सोच रहे हैं? ये ना सवाल आता रहता है जी कि इस तरह से क्यों गए, सबको क्यों नहीं। तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। हमें ये लेके चलना है कि जब ऐसी महामारी होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें एक वैक्सीन एक उपलब्ध हो गया। भारत ने और साइंसदानों ने दुनिया में इतनी स्पीड से वैक्सीन को डेवलप किया। वैक्सीन जब पहले तो है कि पास हो जाए, इफ़ेक्टिव था, हो गया, वहाँ तक पहुँचे। फिर वैक्सीन बनाने की क्षमता सारे विश्व में कुल मिला के जो है लिमिटेड है। सब कोशिश चली हुई इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। इससे बड़ी
बढ़ोतरी क्या हो सकती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए, जी हम भी वो कर रहे हैं, उसकी बात भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रहे कि अगर ये कहें कि इतनी मात्राएं पड़ी हुई हैं वैक्सीन की कि सबको लगा दो, मतलब 2 बिलियन डोज होंगी तभी पूरा होगा, ठीक 90 बात है। करोड़ एडल्ट हैं, तो ऐसी सिचुएशन की गलतफहमी में हमें नहीं रहना होगा। सारी दुनिया में ये सप्लाई और ज़रूरत में अभी मिसमैच है। जब ये सिचुएशन आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। जिस व्यक्ति को कोरोना से नुकसान होने के ज़्यादा चांस हैं जी साइंस के बेस के ऊपर, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि जान बचाना पहला ऑब्जेक्टिव है वैक्सीन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, पब्लिक तक लेके जाना कि जिसकी जान बचे। घर में भी जब ज़रूरत होती है तो सबसे वल्नरेबल जो होता है, हम कहते हैं पहले आपको प्रोटेक्ट करते जाहिर हैं, सी बात है। आपके लिए ये पैसे रखो, पूंजी है, बिल्कुल सबसे पहले खाना आप अच्छा खाओ, जी। जो वल्नरेबल जी। है। ये प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है कि समाज में ठीक जो सबसे वल्नरेबल है, किस दिशा से, किस दशा से, कि कोरोना हुआ तो डेथ का रेट सबसे ज़्यादा किसका ठीक है। बात है। तो इसको जब एनालाइज करते हैं तो बड़ी सिंपल बात है, 45 के ऊपर 88% मोर्टेलिटी जो होती है, वो 88% मौतें जो कोरोना से हुई हैं हमारे देश जी। में, वो उन्हीं में हुई हैं जो 45 से ज़्यादा थे। तो अगर हम 45 से ज़्यादा व्यक्तियों को कवर कर देते हैं तो हमारे देश में मोर्टेलिटी लगभग ख़त्म हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव जो है इसको सामने रखा गया। ये हमें कॉमन सेंस से अपीलिंग है, एथिक्स से अपीलिंग है, एक्विटी से अपीलिंग है, और एपिडेमियोलॉजिकल ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है वो इसी तरह से देखा। बारिंग अ फ्यू स्मॉल नेशंस, सब ने ऐसे ही लिया कि भाई एज के बेस पे चिन्हित कर लो। जस्ट फ्यू नेशन जिनकी बात कभी कोई ठीक है। एक नाम है, 2 नाम है, 3 नाम है मुश्किल जी। से, वो छोटे छोटे देश हैं, सब ने ऐसे ही शुरू किया। और हमारे देश ने भी ये सोच के कि इनको पहले प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है। ये जब काम पूरा हो जाए, पूरी तरह से जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए इसको पूरा करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास उपलब्धता है उसको पूरा करो। फिर और बातें सोची जा सकती हैं कि भाई हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए लग जाते हैं, सबको लग जाते हैं, किसी खास वर्गों को देने की ज़रूरत है, लेकिन जो सबसे वल्नरेबल है क्या हम उसको पहले प्रोटेक्ट करने का हक देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल तो ठीक ये है। उसका बेसिस है। हाँ, ये जैसे जैसे दायरा बढ़ता गया आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन काम भी पूरा होना चाहिए, जिस काम की वजह से सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी, सोसाइटल जिम्मेवारी, उसको पूरा करने का जी। फैसला किया गया है। एक हमारे दर्शक हैं, उनका प्रश्न लूँ उससे पहले, क्योंकि आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा डॉक्टर पॉल, और वो ये, बहुत से लोगों का ये कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 से ज़रा कम है, 30 और 45 के बीच में, लेकिन वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। कई लोग जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है या जिनका किडनी का कोई इशू है, डायलिसिस है, ऐसे लोगों को भी खतरा है। लेना चाहिए। ये जो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसके अंदर इसको चिन्हित किया गया है। अच्छा। आपको याद होगा जब 60 को खोला गया था तो जी। 45 तक इन वर्गों को लिया गया था और उसी के बेस पे आगे बढ़े थे। फिर लगा कि पहले 45 को फटाफट खोल देते हैं, और हमारे पास उतनी उपलब्धता में थी, है, और कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने ग्रुप कहा, ये सजेशन मैं लेके ठीक। जाऊंगा सरकार की तरफ, जी। और सरकार में जो इन चीज़ों के फैसले करते हैं ये वैलिड है, मदद करेंगे इसे। जी, थैंक यू डॉक्टर पॉल। और इस वक्त हमारे एक दर्शक हैं बिहार से, सचिन कुमार। सचिन जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार सचिन जी। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं, जो हम एक कोरोना पॉजिटिव पर्सन से मिल लिया है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ अपने टीवी सेट की आवाज़ ज़रा कम करें और सवाल पूछें। ठीक है, ठीक। हाँ, हेलो। हाँ बताइए। हम एक कोरोना पॉजिटिव पर्सन से मिल लिए हैं। कितने दिन पहले? लगभग आज उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है। तो हमें क्या करनी चाहिए और ठीक है। क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक हमें है, टोटल ठीक है। गाइडलाइन चाहिए, जो हमें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आप इनको क्या बताना चाहेंगे, बताइए। ये कहूंगा कि एक अच्छे सिटीजन होने के नाते आपको 7 दिन के लिए आइसोलेट कर लेना चाहिए, और 7 के बाद अगर आपको कोई सिम्टम्स ना हो तो आप 8वें दिन बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर 7 डेज में आपको ट्रांसमिशन नहीं हुआ कोई सिम्टम्स तो आप क्लियर हैं। मगर आप टेस्टिंग कराएंगे तो टेस्टिंग आज कल में नहीं कराना है,
अगर टेस्टिंग कराना है तो भी 5th या 6th डे पे कराना है, मगर तब तक आप आइसोलेटेड जरूर रहेंगे। और जैसे हमारे कोलीग ने कहा, विटामिन, काढ़ा वगैरह पौष्टिक चीजें आप खाना खाइए। डॉक्टर ठक्कर, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, लेकिन अगर आप कार्यक्रम के समाप्त होने तक पूरे समय तक रुकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर आप बीच में जाना चाहेंगे तो फिर मुझे मालूम है कि आपको काम की वजह से जाना है। लेकिन मैं आपसे यहाँ ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो री इन्फेक्शन के जो मामले आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है? क्या उनमें ये सेकेंड वेव में कोई बढ़ोतरी आपको दिख रही है? पहली बात। और दूसरा, जो सिम्टम्स हैं क्या उनमें कोई बदलाव देखा आपने? भाई इतना हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वेव में साइक्लिक ट्रांसमिशन होता था और सीटी वैल्यू हम देखते थे, उसमें कोई कोरिलेशन होता था क्लिनिकल कंडीशन के साथ, मगर अब की बार वो जो नंबर हम देखते हैं और पेशेंट की कंडीशन है उसमें ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। हमने ये भी देखा है कि लंग इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज्यादा है, मगर ज्यादा होने के नाते भी वो घर पे हम ट्रीट करते हैं और पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। और थर्ड थिंग हमने देखा है कि पॉजिटिव होने के 6ठे, 7वें, 8वें दिन पे पेशेंट को ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। तो मेरी ये विनंती होगी कि अगर आपको सीटी स्कैन करना है तो जैसे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आए आप दूसरे दिन मत कराइए, आप 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद कराएंगे, वही बेटर रहेगा। डेफिनेटली इसकी ट्रांसमिशन काफी फास्ट है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा बहुत क्विक है, तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ऊंची है। तो उतना ही हमें दबाव है बचने का और ट्रांसमिशन रुकाने का। तो आप बहुत तेज रहिए, डिसिप्लिन रहिए और सिम्टम्स अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते रहिए रेगुलरली। जी, और जैसा कि हम हर सप्ताह आपको टीकाकरण के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस बार जो वैक्सीनेशन सेंटर जहां हम पहुंचे हैं वो है सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को शुरू किया, हमारे यहाँ सफदरजंग अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। हम 3 साइट्स पे सफदरजंग अस्पताल में कर रहे हैं और आज की तारीख में इवन आपको हर प्रतिदिन सुबह 9 से 5 ये सुविधा उपलब्ध है। और सिर्फ वर्किंग डेज में नहीं, इवन छुट्टी के दिनों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। और आज की तारीख तक करीब करीब 15,000 लोगों का टीकाकरण यहाँ पे हो चुका है। और इन 15,000 लोगों में एक भी ऐसे केस रिपोर्ट नहीं आए जिसमें कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट हुआ हो। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आगे बढ़ के आएँ और इस टीकाकरण कार्यक्रम का फ़ायदा लें। मैंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई हैं और मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और आपको कोरोना इन्फेक्शन से बचाने में बहुत लाभदायक है। वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क को लगाना है, हाथ को बार बार धोना है और उचित दूरी एक दूसरे से बनाए रखना है। प्रेजेंटली हम 3 सेंटर रन कर रहे हैं। जितने भी बेनिफिशियरी आते हैं उनका वेरिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे टोकन इश्यू करके वेटिंग एरिया में भेज देते हैं। डाटा ऑपरेटर कोविन ऐप पर जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनका वेरिफिकेशन करता है। उस वेरिफिकेशन के बाद अगर वो कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड है, एज के हिसाब से वो उसमें एलिजिबल है और उस पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उसको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके उसको वैक्सीनेशन ऑफिसर, वैक्सीनेटर जो होता है उसके पास भेजते हैं। उसके पास वैक्सीन लेने के बाद उनको जितना भी प्रिकॉशंस होती हैं कि पोस्ट वैक्सीनेशन आपको क्या प्रिकॉशन लेने, मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने हैं, हैंड हाइजीन करना है और नेक्स्ट डोज कब लगेगी उसकी इंस्ट्रक्शन देके हम उनको ऑब्जर्वेशन एरिया में भेज देते हैं। ऑब्जर्वेशन एरिया में उनको 30 मिनट के लिए वेट करना होता है, जहाँ पर हमारे ट्रेन डॉक्टर उस एरिया में रहते हैं और उनके अगर कोई किसी भी तरह का कोई कंसर्न होता है कि उनको कोई एंजाइटी हो रही है या कोई AFI से रिलेटेड
आफ्टर वैक्सीनेशन कोई साइड इफेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसको मॉनिटर करते हैं। मेरा दोनों डोज कोवैक्सीन का लग चुके हैं। मैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कोविड वैक्सीन लगाने के बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। मैं पब्लिक को अवेयर करना चाहती हूँ, ज़्यादा से लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी हमारे इंडिया में अवेलेबल है, सब लोग वैक्सीन लगाएं और इस पैंडमिक से पूरा इंडिया को सेव करें। मैंने 2 डोजेज़ इसकी कोवैक्सीन की लगवाई हैं। मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। और मेरा बाकी जनता जनार्दन से यही अनुरोध है कि वो सारे अपने वैक्सीन्स लगवाएं। कोविड से लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो वैक्सीनेशन, मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, यही हमारे टूल है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं अपना कोविड का, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी अवेलेबल। मैंने ना सिर्फ खुद ही 2 डोजेज़ ली हैं वैक्सीन की, बल्कि मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं, उन्होंने भी ये वैक्सीन ले ली है। तो ये बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना बीमारी से बचने में बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। मेरा दोनों वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट एंड सेकंड डोज कंप्लीट हो चुका है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी पब्लिक से, सभी से, कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। टीकाकरण के लिए जो भी एलिजिबल हैं ज़रूर टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर पॉल, एक बात के लिए हम ज़रूर आपको और नीचे तक जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको इस बात की बधाई देना चाहेंगे। फीडबैक इस तरह का है, जो भी टीकाकरण करवा के आता है वो बहुत बहुत खुश है इस बात से कि सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास क्या फीडबैक है और इसमें क्या कुछ और बदलाव या कुछ और चीज़ें भी आप इसमें कर रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी सारे प्रोग्राम में कि जो एक्सपीरियंस है, जो व्यक्ति जाएं, टीकाकरण का एक्सपीरियंस है जो है वो सुचारू रूप से हो, सेफ हो और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हो। क्योंकि इस बार जो टीका लग रहा है वो पद्धति से हट के लग रहा था। आज तक टीकाकरण का लार्जली जो हमारा प्रोग्राम है वो बच्चों का टीकाकरण का प्रोग्राम है एंड ओवर पीरियड ऑफ डेकेड्स, दशकों तक वो अपने आप रिफाइन होता गया। लेकिन अडल्ट का वैक्सीनेशन लगना और वो भी उन वैक्सीन के साथ जो कि नए वैक्सीन आए हैं जी, सामने आ रहे हैं, उनके बारे में सीख भी रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि वो सेफ़ एक्सपीरियंस हो। वो बहुत ज़रूरी था कि सुचारू रूप से हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो और उसको तरीके से शुरू में करा जाए। तो बहुत खुशी की बात है कि ये प्रक्रिया सिद्ध हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सुचारू है। इसका फैसला कुछ ही दिनों में, हफ्तों में ये सॉर्ट आउट हो गया था। चाहे वो कोल्ड चेन की बात है, चाहे जैसे अब जाते हैं वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसकी बात है, आईटी यूज़ की बात है, जो आईटी प्लेटफॉर्म में हमारा उसकी बात है, या ये कि समझाया जाता है कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज़ तो नहीं हो रही, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस चीज़ का जो अपने आप में जो यूनिट है ये सारा अच्छाई सिस्टम एसओपी का, उसको सुचारू रूप से बनाना एक बहुत अच्छी बात रही। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए एक सर्वे होता है, वो सर्वे दिखाता है लाखों की संख्या में जो फीडबैक मिलता है जी, वो दिखाता है कि 97% लोग इस एक्सपीरियंस से खुश होते हैं। उनको AFI भी समझाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स भी फॉलो करी गई। तो मैं कहूँगा कि भारत एज आवर कंट्री हम प्राउड फील कर सकते हैं कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चली है। और कई सेंटर्स पर तो लोगों ने ये भी बताया कि उनको वैक्सीनेशन के बाद उनको चाय भी पिलाई गई। वो तो ठीक है। ये अपने आप में बड़े कमाल के अनुभव हैं लोगों के। और चाहे वो सरकारी में हुआ चाहे प्राइवेट में हुआ जी, सुचारू व्यवस्था है जी, बिल्कुल सेफ है और सिटीजन सेंट्रिक है, सेटिस्फाइंग है। हमारे एक दर्शक लालचंद जी टेलीफोन लाइन पर, बहुत स्वागत आपका लालचंद जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर अभी तो बताया आप अच्छा, आपने हमारी टीम को बताया होगा, दर्शकों के साथ भी साझा कर लीजिए। दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे बताइए।
हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में दो पॉजिटिव है। एक है मेरी मिसेज 55 ईयर की और मेरी बच्ची है 35 ईयर की। दोनों को कोविड पॉजिटिव आए थे और एक को होम आइसोलेशन किया था और एक को सिविल हॉस्पिटल से किया था। तो सिविल हॉस्पिटल से मुझे 3 दिन यानी 72 आवर्स के बाद, क्योंकि अहमदाबाद की हालत इतनी खराब है कि 72 आवर्स के बाद छुट्टी दे दी गई। जबकि मैंने इंडिया न्यूज से भी बात की तो उन्होंने बोला 10 दिन इनको हॉस्पिटलाइजर रखना ही है। तो उन्होंने बोला हम आगे बात कराते हैं, लेकिन कोई सजेशन नहीं आया मेरे पास। और उसके बाद मैंने काफी देर तक डॉक्टरों से भी बात की तो एमडी डॉक्टर ने बोला सर हमारे पास जगह नहीं है। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? आगे का प्रोसीजर क्या करूँ? आगे किस तरह का प्रोसीजर किस तरह का रखूँ अभी? आप कहाँ से? आप ये अहमदाबाद से बोल रहे हैं? हाँ जी, अहमदाबाद से बोल रहे हैं जी। अच्छा, इनको ये एक उनको बेड मिलने में समस्या हो रही है, जो उनके सीरियस हुए हैं जी। उनका मैं नंबर ले लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे वहाँ पे मैसेज करेंगे, ठीक है, कि इस समस्या का समाधान किया जाए। लालचंदी आप तक ये अभी हम कार्यक्रम से ले लेंगे नंबर और ठीक है, कुछ कांटेक्ट करके कुछ आदेश देने की कोशिश। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर पॉल, यही बात, जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं तो बहुत जगह अब ये बातें आ रही हैं कि अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। हमारी तैयारी किस तरह से बढ़ेगी अब आगे? देखिए, बेड्स की जो ज़रूरत है उसको हमने बढ़ाया था जी, खूब सारी व्यवस्था बना ली गई थी और उनको कोविड बेड किया गया था और दूसरा काम रोकना पड़ा था, क्योंकि उतना ही सिस्टम है। और क्योंकि वो सेवाएं वापस आई, थोड़े रीपर्पस हो गए, वापस सर्जरी शुरू हो गई, वार्ड खुल गए, तो अभी जब तेज़ गति से पेशेंट्स बढ़े हैं, केसेस बढ़े हैं, तो ये रीपर्पसिंग बैक करने में थोड़ा सा ट्रांजिशन में कई जगह पे हो सकता है कि वक्त लग रहा होगा जी। लेकिन तैयारी के नाम पे हमारे देश में खूब बेड है हमारे पास। सिटी में किसी में ज़्यादा समस्या है वो मैं समझ सकता हूँ, और उसके लिए भी समाधान के तरीके हैं कि किस तरह से रीपर्पस किया जा सकता है, किस तरह से हम होटल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया जाता है, मेकशिफ्ट आईसीयू बनाया जाता है, रेलवेज़ के कोचेज़ में भी बनाए गए थे प्रावधान है। तो ऐसे ऑल्टरनेट्स हैं। और फिर मेगा हॉस्पिटल बने, जैसे दिल्ली में बना, एक वहाँ पे बना 1000 बेड के हॉस्पिटल को जी लगाया गया, और राधा स्वामी सत्संग में एक व्यवस्था क्रिएट की गई। तो ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स, इनोवेटिव तरीके से ऑगमेंट करने के रास्ते हैं हमारे पास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको देखना है कि ओवरऑल हमारे पास कितना है, जिस गति से बढ़ रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन के लिए मंत्रालय मदद करता है कि आप इतना तैयार हो जाइए अगले 3 हफ्ते में। तो उसको लेके साथ में प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, रीपर्पस किए हुए अस्पताल, इनको मिलके करने का जो एसओपी बना हुआ है, जो एक प्रावधान किया गया है, उसको लेके करना पड़ेगा। तो कहने का शॉर्ट आंसर ये है कि जो तैयारियां और तैयारियों के प्रिंसिपल्स हमने पहले लिए हैं उनको इन्वोक करना है, और उसी तरह से जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वो पहले से कोशिश करनी है कि तैयारी रहे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जहाँ पे समस्या बढ़ रही है या बढ़ गई है वो एक डायमेंशन है, ये करो जल्दी से लाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ आज समस्या कम भी दिख रही है वहाँ भी आप अगले 6 हफ्ते की तैयारी करके तैयार रहिएगा, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ पे ये संक्रमण बढ़ के आएगा। तो जो हो गया वहाँ तो पूरा जोर लगा हुआ है, दिन रात काम लगा हुआ है। लेकिन जहाँ पे लगता है कि कम है, मान लो उड़ीसा में लगता है कि अभी प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा, मैं कहूँगा उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, असम में, जैसे जहाँ भी है वहाँ भी हमें प्रोस्पेक्टिव तैयारी के जो एसओपीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, तरीके हैं, इनोवेशन है, उसमें आज ही लग जाइए। और मुझे उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगी हुई हैं। डॉक्टर पॉल, एक और बात जो सामने आ रही है वो है रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी की। इसके बारे में हमारी क्या तैयारी है और क्या स्थिति है? रेमडेसिविर एक ऐसा दवाई है, एंटीवायरल दवाई है, ये वायरस को मारता है, और इसके बारे में प्रिलिमिनरी है जो एविडेंस है, लगता है कि फ़ायदा होता है, किसी हद तक फ़ायदा होता है।
फाइनल डिसीजन नहीं है, तो इसको हम इमरजेंसी यूज़ में रखा गया है। ये स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं है, इमरजेंसी यूज़ है कि कर सकते हैं, डॉक्टर के डिसीजन पे कर सकते हैं। पहली बात है कि इसको उस रूप में लेना चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये इस प्रावधान के अंतर्गत है, ये सिर्फ ये मार्केट में नहीं मिलेगी, ये अस्पतालों को ही दी जाती है। जब ये फॉर्मुलेशन होती है कि इमरजेंसी यूज़ है तो अस्पताल तक, ये नहीं कि मैं खरीद के लाऊंगा और लगवाऊंगा। तीसरी बात है, ये अस्पताल में ही लगनी चाहिए। एक ये भी चल पड़ा माहौल कि घरों में भी लगाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे उस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हैं, उस साइंटिफिक एविडेंस के अगेंस्ट है। लेकिन क्योंकि अब केसेस बड़े हैं, रेमडेसिविर का इस्तेमाल, जेन्युइन इस्तेमाल भी बड़ा है, और उसमें जो थोड़ा सा कहीं कहीं लगा है कि कमी आई है, मार्केट में नहीं थी, उसका सारा जायज़ा लेके बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सरकार, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ काम कर रही है। और कोई जो थोड़ी बहुत कहीं पे कमी आ भी रही है, उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन ये याद रहे कि रेमडेसिविर is only one little contribution to overall management और एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की तरह से है। बाकी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर हैं, जिनकी बात डॉक्टर ठक्कर ने भी करी और बातें भी बताई, उन डेक्सामेथासोन की बात, चाहे वो हेपरिन की बात हो, ऑक्सीजन जल्दी शुरू करने की बात हो, सीरियस पेशेंट को घर में ना रखने की बात हो, ट्रांसपोर्ट करके अस्पताल पहुंचाने की बात, आप प्लीज़ वो सारा कुछ भी करिए। और रेमडेसिविर की भी जो यूज़ होना चाहिए वो होगा। सप्लाईज विल बी ऑप्टिमम। ऑलरेडी बहुत कुछ एफर्ट हो गया है, और उसको जहाँ तक इस्तेमाल होना है प्रोटोकॉल के बेस के ऊपर, उतने को इस्तेमाल करने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर पॉल, चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो रफ्तार है ये रुकेगी कब? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में इसका पीक आ सकता है। आप क्या कहेंगे? ऐसी प्रेडिक्शन देना उचित नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरू में कि इस वेव से आने से पहले काफ़ी हद तक हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है, उस पकड़ में आ सकती है। और बहुत हद तक ये हमारे ऊपर निर्भर है कि इस रफ्तार को कैसे रोकें। वायरस ने फैसला किया कि बढ़ना है जी। अब हमारे पास जो तरीके हैं अपने आप को बचाने के, मास्क पहनिए, दूरी करिए, भीड़ ख़त्म करो, थोड़ा सा अपनी व्यवस्था घर की ऐसा रखिए, मार्केट प्लेस की, ऑफिसेज की, कि अगर और रिस्ट्रिक्शंस लागू ना हो तो अच्छा है। पहले से ही हम इन चीज़ों को बताएंगे तो वायरस के लिए मुश्किल तो करें। अगर हम मुश्किल करेंगे तो वायरस की स्पीड रुकेगी। तो काफ़ी हद तक पर्सनल बिहेवियर, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर है। बहुत हद तक जो हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उसको बोलना तुम घर में बैठो, जैसे एक चर्चा आज हमने करी जी। तो इन चीज़ों पे निर्भर है। इस पे निर्भर है कि हम जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन लगाएं और जो बीमार हैं उनका इलाज करें। तो हम ये सारी स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे तो पकड़ में आएगा और जल्दी पकड़ में। डॉक्टर वी.के. पॉल, बहुत धन्यवाद आपका। आप जिस कार्य में लगे हैं, बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी जो आप दिन रात उठा रहे हैं और समय निकाला आपने हमारे साथ कार्यक्रम में बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, अपना ख्याल रखिए। और एक शेर है किसी शायर का, उससे हम बात को ख़त्म करते हैं कि शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया,